हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स से R। ध्यान रखेंगे बच्चों, दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए। नाउ कूलम्स लॉ है कि अगर इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा हो, तो डेट फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, और बच्चों साथ ही वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डियर दिस फोर्स act along line joining the two charges. Okay, now इन दोनों फोर्सेस को हम कंबाइनली लिखेंगे। सो F proportional to Q1 Q2 and it is inversely proportional to distance square. So combinedly F is proportional to Q1 Q2 by R square. Now बच्चों इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम ऐड करेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव करेंगे। सो हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और बच्चों ध्यान रखेंगे K डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसके नेचर के ऊपर। यहाँ K की जो वैल्यू होगी डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, एंड बच्चों ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इसकी क्या वैल्यू होगी? दिस इज 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बच्चों ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कब है? जब दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस हो। ध्यान रखना है, मीन्स अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है कि एक चार्ज Q1 अनदर चार्ज Q2 और अगर यहाँ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स से R, सो यहाँ फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बच्चों फ्री स्पेस या एयर दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं। सो इसको मैं एक सिंबल देता हूँ F0 फॉर फ्री स्पेस। क्या होगा अगर इनके बीच में फ्री स्पेस ना हो? ओके, सपोज Q1 एंड Q2 दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R और इनके बीच में फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है। सपोज दीज डॉट्स रिप्रेजेंट्स मीडियम, है ना, कुछ मीडियम्स हो अगर इनके बीच में। सो बच्चों मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी होती है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम कंसीडर करेंगे, मतलब एप्सिलॉन। ओके, और यहाँ आपका जो फोर्स लिखेंगे डेट फोर्स इज F व्हेन देयर इज अ मीडियम इज इक्वल्स टू K की वैल्यू रखेंगे। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको मीडियम की परमिटिविटी रखनी है, एप्सिलॉन। ओके, नाउ रेस्ट वही रहेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान रखेंगे what is epsilon? Epsilon is permittivity of medium, है ना। इस मीडियम जो चार्जेस के बीच में इंटरवेनिंग मीडियम है इसकी परमिटिविटी है। सो यहाँ से आप एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। देखिए
अगर मुझे जानना है कि F इन फ्री स्पेस और F इन मीडियम इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर मैं लिखता हूँ F नॉट विच इज फोर्स इन फ्री स्पेस एंड F m when there is a medium between charges, then F नॉट बाई एफ एम कितना होगा बच्चों हमारे पास, दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों। ये वाला जो K है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिवाइड बाई 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कुछ बुक्स में ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन को एप्सिलॉन m भी लिखते हैं, मीन्स मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही चीज़ है। अगर इसे आप फर्दर सॉल्व करते हैं सो बच्चों आपको वैल्यू मिलेगी एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो फाइनली हमारे पास फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम कितना आ गया बच्चों हमारे पास, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को कहते हैं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। ओके, इसको हम एक, इसका और सिंबल है K, ध्यान रखेंगे ये K थोड़ा सा डार्क बनाएंगे और थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ठीक है, ये 9 × 10⁹ वाला K नहीं है, ठीक है। इस K को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इस K को हम रिप्रेजेंट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास अब नया फॉर्मूला क्या है, F नॉट बाई एफ एम इज इक्वल्स टू ER और F नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि किसी भी मीडियम के वजह से जो फोर्स होगा वो F नॉट डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, समझ गए। मीन्स मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो फ्री स्पेस में ही आपको मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन देखने को मिलेगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो चार्जेस के बीच में आ रहा है, लेट्स से डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्जेस के बीच में आ रहा है, तो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स K टाइम्स मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इस बात को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा। कुछ डेटा आप यहाँ याद कर सकते हैं, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ किसके लिए, वाटर के लिए, सो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी 80। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि E डिवाइड बाई E नॉट मीन्स दोनों ही क्या हैं, सेम टर्म के रेशियो हैं, ठीक है। अगर यही K की वैल्यू आप एयर के लिए देखते हैं तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1। और वैक्यूम के लिए भी क्या होती है बेटा, वैक्यूम के लिए भी क्या होगी, दिस इज 1, ठीक है। एग्जैक्टली एयर के लिए 1.00054 होता है। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ ना पूरा इक्वल टू 1.00054, आप देख रहे हैं एयर और वैक्यूम की अप्रॉक्सीमेटली सेम ही वैल्यू है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्जेस की। यूनिट्स ऑफ चार्जेस, बेटा इसकी SI यूनिट्स भी होती हैं और CGS यूनिट्स भी होती हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे SI यूनिट से। SI यूनिट, ध्यान रखेंगे बच्चों, चार्जेस की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। यूनिट ऑफ चार्जेस में SI यूनिट क्या देखा आपने, कूलम्स, और इसको लिखने का तरीका या तो कैपिटल C या पूरा का पूरा कूलम्स। अच्छा, इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करें, डिफाइन कैसे करें, व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम। ओके, सो देखिए मान के चलिए दो चार्जेस है हमारे पास Q1 और Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो, बीच की डिस्टेंस कितनी हो बेटा, 1 मीटर हो, और Q1 Q2 के इक्वल, डेट इज सपोज
1 कूलम हो, तब बच्चों इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वह कितना होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q1 भी 1 है, Q2 भी 1, 1 का स्क्वायर 1, सो F आपको मिल गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। दैट मीन्स 1 कूलम ऐसे चार्ज की वैल्यू है, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसे चार्ज की वैल्यू है कि अगर दो चार्जेस हमने 1 कूलम के लिए 1 मीटर अपार्ट पे रखे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्सेस कितना होगा बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when they are placed in vacuum and they are separated by distance of 1 meter. Okay? चलिए अब हम बात करते हैं इसके CGS यूनिट की। CGS यूनिट ऑफ चार्ज। सो बच्चों इसका CGS यूनिट कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, E.S.U. इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चों इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ओके। ध्यान रखेंगे 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, ओके। अब इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन स्टेट कूलम, ओके। डिफाइन 1 स्टेट कूलम। क्या होता है 1 स्टेट कूलम, ओके। सो देखिए हमने जैसा एग्जाम्पल पहले लिया था, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है अगर 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिए CGS यूनिट है ना, तो यहाँ इनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है एंड चार्जेस की वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। ऐसे सिचुएशन में इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो 1 डायन होगा। फोर्सेस कितना होगा, 1 डायन। सो दो चार्जेस 1 कूलम के 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं वैक्यूम के अंदर, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1 डायन। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ये 1 स्टेट कूलम वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। और थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन, ठीक है। सो व्हाट इज 1 स्टेट कूलम, सो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड apart by 1 centimeter distance. So if they are placed apart by 1 centimeter distance in vacuum, so इनके बीच में लगने वाले forces कितने होंगे, 1 डायन। So इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे 1 स्टेट कूलम। बच्चों इसकी एक और यूनिट होती है एब कूलम, इसकी एक और यूनिट होती है थर्ड एब कूलम। एब कूलम, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। ध्यान रखेंगे 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम, और इसको लिख सकते हैं 1/10 EMU। क्या है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ओके बच्चों। चलिए बच्चों बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, क्या लिमिटेशंस है इनकी। सो वेरी फर्स्ट, चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये एप्लीकेबल है, ओके। नाउ पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, देखिए अगर दो चार्जेस का साइज उनके बीच के सेपरेशन के कंपेयर में बहुत कम हो तो उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, ओके। मान लीजिए दो चार्जेस हैं
और दोनों चार्जेस का जो साइज है और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, वो दो चार्जेस पॉइंट चार्ज हैं। सेकंड, चार्जेस कैसे होने चाहिए, एट रेस्ट। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कूलम्स लॉ तभी लगेगा जब चार्जेस रेस्ट में हो। सेकंड, इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा, तो द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा सेपरेशन होना चाहिए, मतलब जो इनके बीच का आर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। सो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।